वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सारी अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली जो एजेंसीज हैं उनके बारे में हमने बात की। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को देखा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एनसीएलटी, एनसीएलटी, डीआरटी, इनकी हमने बात की। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के फंक्शंस मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस इनको फॉलो करने होते हैं। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बेसिकली कौन बनता है मैंने आपको बता दिया, दीज आर बेसिकली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। सो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के फंक्शंस आ गए। टू टेक रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, टू कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि बायलॉज में स्पेसिफाई कर रखे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ने। एंड इसके साथ साथ में उन्हें क्या करना होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को असिस्ट करना होता है। दे नीड टू असिस्ट इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं जिसके लिए एनसीएलटी ने डायरेक्शन दे रखा है। तो ये काम हुआ किसका, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का, तो मैंने आपको बताया इन्हें बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है वो मेंटेन करना होता है। The code requires creditors to provide financial information of debtors to multiple utilities on ongoing basis. Such information would be available to creditors, resolution professionals, liquidators, and other stakeholders in insolvency and bankruptcy proceedings. So the purpose of this is to remove information asymmetry and dependency on the debtors management for critical information that is needed to swiftly resolve insolvency. तो ये काम किसका है, ये काम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का है। तो ये एजेंसीज जो हैं इनको हमने अच्छे से देख लिया है, इनको हमने प्रॉपरली समझ लिया है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हुए अभी मैं आपको अब एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल पहले नहीं होता था अब होता है, उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करें तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया था कि पूरे आईबीसी को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। देयर आर 5 पार्ट्स। और तो ये जो इसके 5 पार्ट्स हैं इसमें मेजरली हमें किसके ऊपर फोकस करना है पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेक्शंस के ऊपर आएंगे। देन वी विल डिस्कस सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कहता है, 4, 6, इन सबको फिर डिस्कस करेंगे। तो 5 पार्ट्स हैं और सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इनिशियल जो 3 पार्ट्स हैं मैं उनके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पे पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 2 के बारे में एंड पार्ट 3 के बारे में। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। देयर आर 255 सेक्शंस, राइट। और इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन पार्ट्स के अंदर बेसिकली अलग अलग चैप्टर्स है। 5 पार्ट्स के अंदर देर आर वेरियस चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर फिर वो सेक्शंस आ गए। 255 सेक्शंस एंड देर आर 11 शेड्यूल्स। ओके, सो पार्ट वन जो बेसिकली इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो ये आ गया प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रिलिमिनरी आ गया है। और इसमें हम सेक्शंस देखेंगे कौन से, इसमें हमें देखने हैं सेक्शन 1 to 3। उसके बाद में पार्ट 2 एंड पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। अभी कॉर्पोरेट पर्सन क्या है ये भी प्रॉपर देखने वाले हैं, एंड कॉर्पोरेट पर्संस। सो इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। और यहाँ हम कहाँ से लेकर कहाँ तक देखने वाले हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 77 तक यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी के बीच में होता है। सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन
77, सेक्शन 77, ये समझ लो कि पूरा इसका बैकबोन है, इस लॉ का सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इतना एंड तक जाना नहीं पड़ता, वैसे सेक्शन 77 तक जाना नहीं पड़ता। सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 60 तक मतलब सारे प्रोविजन ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, लेकिन कहने के लिए जो पार्ट 2 जो है सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। और पार्ट 3 जो इसका है, इसका मैं एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। पार्ट 3 जो बात करता है बैंक्रप्सी की, विच बेसिकली कवर्स बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स को ये कवर करता है। दिस इज पार्ट 3। और इसमें अब सेक्शंस कौन कौन से हैं ये देख लो। सेक्शन 78 से लेकर सेक्शन 187। तो वो जो डीआरटी और एनसीएलटी को आपको डिफरेंशिएट करना था, वो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको मौका दूंगा। पार्ट 2 जो है इसमें हम एनसीएलटी के बारे में बात करते हैं, और पार्ट 3 जो है इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ पे पार्ट 3 में हम डीआरटी और इंडिविजुअल जो बैंक्रप्सी है उसके बारे में बात की जाती है। तो इसमें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, और वो जो लिक्विडेशन है और इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, और इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स हम इसको कवर करते हैं, राइट। एंड इसमें देयर आर 2 प्रोसेस। हमें मेनली किसके ऊपर फोकस करना मैं आपको बता रहा हूं, और ये स्ट्रक्चर का चार्ट मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी होल आइडिया। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग जो है समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको आईबीसी को पूरा कवर करना है। ठीक है, पार्ट 2 जो है इसके ऊपर मेनली फोकस करना है। पार्ट 3 जो बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स के बारे में बात करता है, और बेसिकली यहाँ पे फिर 2 प्रोसेस होते हैं। देयर आर 2 प्रोसेस। एक होता है यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट, राइट। देयर दो 2 प्रोसेस, और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये देखो, ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है और फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेश स्टार्ट एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। और इसमें फिर क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर होता है। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। जो आप बैंक्रप्सी वर्ड बार बार सुन रहे हो, तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे होता है फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर। अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रेश स्टार्ट क्या होता है, तो फ्रेश स्टार्ट का मतलब होता है वो इंडिविजुअल जिनकी इनकम 5,000 रुपए से कम हो पर मंथ, और उनका जो डेट है वो एक्सीड ना करे 35,000, उसे हम कहते हैं फ्रेश स्टार्ट। समझ में आ गया? वो इंडिविजुअल जिनकी मंथली इनकम 5,000 से कम हो और उनका डेट 35,000 से एक्सीड ना करे। तो यहाँ पे अथॉरिटी कौन हो गई अल्टीमेटली, यहाँ पे देख लो पार्ट 2 में वी डिस्कस अबाउट एनसीएलटी। यहाँ पे हम एनसीएलटी की बात करते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं किसके बारे में, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। अब क्लियर है? दोनों का पार्ट भी अलग अलग है, किस किस तरीके से अलग है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो इंडिविजुअल के केस में, फर्म्स के केस में डीआरटी डीआरएटी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। चलो एनीवेज, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वो जो इंडिविजुअल है उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, और प्रॉपर्टी को बेच के उसके डेट्स को रीपे किया जाएगा, और उसके बाद सच इंडिविजुअल शैल बी डिस्चार्ज। ठीक है, तो वो जो हम बोलते हैं ना कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, आपने पढ़ा होगा जब डायरेक्टर की हम क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बेसिकली यही वाला है। और जब यहाँ पे पूरा प्रोसेस डीआरटी में कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ही विल बिकम ए डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, दैट्स कूल। अब देखो, अब ये जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, अब इनके ऊपर फोकस करते हैं, मेनली इन तीनों सेक्शंस के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम डेफिनेशंस देखेंगे, सेक्शन 5 में भी हम डेफिनेशंस देखते हैं, और सेक्शन 1 जो है
विच बेसिकली टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल। इसमें इसका शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात करता है। ये कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन 2 जो है वो इस लॉ की एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि लॉ किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, इस लॉ का नाम है द कोड में बी कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट के बारे में भी अभी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या वो अमेंडमेंट था। ठीक है, राइट, अभी चलो बात करते हैं उसके बारे में। सो उसके बाद सेक्शन 2 को भी डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 2 यहाँ पे क्या कहता है। ये देख लो, ये बेसिकली इसके पार्ट आ गए, ये यहाँ पे सेक्शंस आ गए हैं, और अब सेक्शंस के बाद में ये देखो, एज पर सेक्शन 1 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो पहले ये लिखा हुआ था कि जो एक्सेप्ट पार्ट, राइट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म विच एक्सक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो बेसिकली इसका पार्ट 3 है, उसके लिए कहा गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन फिर क्या हुआ, 2020 में एक अमेंडमेंट आया, सो कोड एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। So insolvency code has been extended to Jammu and Kashmir with effect from 18th of March 2020. Earlier part 3 of the code which deals with insolvency resolution and bankruptcy for individual and partnership was not applicable. तो वो वाला पार्ट जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, वो अब जम्मू एंड कश्मीर के भी ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट अब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। सो आईबीसी सबके ऊपर एप्लीकेबल। एक ये भी क्वेश्चन अभी चल रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कशन आया था, ऐसे आया था कि क्या आईबीसी जो है वो बाकी सारे लॉस को ओवरराइड करता है, जैसे कि क्या आईबीसी सरफासी को ओवरराइड करता है। अब सरफासी में हम बात करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं कि वो बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसको खरीद लेती हैं। तो अगर एक तरफ सरफासी एक्ट है 2002 वाला और एक तरफ आईबीसी है 2016 वाला, तो अलग अलग ऐसे जजमेंट्स आ चुके हैं जिन जजमेंट्स में ये कहा गया है कि आईबीसी जो है वो सरफासी को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। आईबीसी सरफासी को ओवरराइड करता है। एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिकवरी रेट है ना, वो रिकवरी रेट भी आईबीसी की सरफासी के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। सरफासी में जहां 14% की रिकवरी थी, वहीं आईबीसी में 42% की रिकवरी। तो आईबीसी में रिकवरी का रेट ज़्यादा अच्छा है। आईबीसी जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेरेटिव टू दी सरफासी एक्ट। ठीक है, तो इसलिए बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स अब सरफासी एक्ट की जगह पर आईबीसी के थ्रू अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, ये बात आपको समझ में आ गई। जब वो सरफासी में जाएंगे तो फिर वहां पे डीआरटी इन्वॉल्व हो जाती है, और जब वो आईबीसी में जाते हैं तो वहां पे फिर एनसीएलटी इन्वॉल्व होता है। फिर वहां पे पूरा जो सुपरविजन होता है वो एनसीएलटी का सुपरविजन होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है आईबीसी एज कंपेयर टू सरफासी। आईबीसी ओवरराइड करता है किसको, सरफासी को। रिकवरी रेट आईबीसी में ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू सरफासी। ठीक है, एनीवेज आगे चले। ओके, नाउ तो ये सेक्शन 1 में मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले पार्ट 3 जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब देख लो, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर लॉज। सेक्शन 238 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड, तो ये सेक्शन 238 है जो कि नोटिफाई हो गया है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी कि बाकी लॉस की जगह आईबीसी जो है वो बाकी लॉस को ओवरराइड करता है। अगर दो लॉज में कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसमें से एक आईबीसी होगा, तो किसकी चलेगी, आईबीसी की चलेगी, ना कि दूसरे लॉ की। तो एक सिचुएशन ये भी आई, लेट्स सी उसका बाद में क्या आउटकम आता है, क्योंकि अभी उस केस का आउटकम नहीं आया, कि आईबीसी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दोनों में ज्यादा ऊपर कौन है, सुपीरियर कौन है, कौन सा लॉ दूसरे लॉ को ओवरराइड करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जरा देखो। मान लो एक कंपनी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो कंपनी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करने के पर्पज से बनाई गई है।
अब वही कंपनी आईबीसी में चली गई है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस में, सीआईआरपी में वो कंपनी चली गई है और एनसीएलटी ने उसकी पिटिशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब जब कोई कंपनी चली जाती है एनसीएलटी के पास तो उस कंपनी में लग जाता है मॉरेटोरियम। वो कंपनी मॉरेटोरियम में, अभी मैं उसके बारे में आईबीसी में आगे हम लोग बात करेंगे कि मॉरेटोरियम क्या होता है। सो ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम जितने भी बाकी केसेस होते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट में, वो सारे के सारे केसेस सस्पेंड हो जाते हैं। अब उस कंपनी के अगेंस्ट में जितने भी क्लेम्स हैं सब कुछ डिसाइड करने का राइट किसके पास में है? एक्सक्लूसिव राइट आता है यहाँ पे एनसीएलटी के पास में। अब कोई भी अथॉरिटी किसी भी लॉ में उस कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये लगता है कि इस कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसलिए जो मनी लॉन्ड्रिंग से की हुई जो एसेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको सीज करना चाहिए। तो क्वेश्चन अब यही आएगा कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐसा कर सकता है? क्योंकि एक तरफ एनसीएलटी ने मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर रखा है एंड ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम किसी भी एसेट को सीज नहीं किया जा सकता। तो यही क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। इसके ऊपर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है कि अल्टीमेटली कौन दोनों में से सुपीरियर कौन है, आईबीसी है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। खैर एनीवेज ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, अब उसके बारे में हम आगे चलते हैं। सो पार्ट 3 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड डील विद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म्स देयर आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। एक मैंने आपको बताया फ्रेश स्टार्ट और दूसरा मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। ये देखा था आपने, 2 प्रोसेस है, एक तो फ्रेश स्टार्ट है और एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है। फ्रेश स्टार्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेश स्टार्ट में 2 एस्पेक्ट होते हैं। वो 2 एस्पेक्ट, एक मैंने आपको बताया था ₹5,000 पर मंथ, ₹5,000 पर मंथ। ये लिमिट बहुत कम है, ये लिमिट बहुत कम है क्योंकि, और दूसरा था यहाँ पे 35,000 की हम लायबिलिटी देख रहे थे। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए इनकम कितनी देखी गई है कि 5,000 से कम हो पर मंथ और लाइबिलिटी 35,000 की। तो ये 2 प्रोसेस है यहाँ पे जो कि एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। ओके, नाउ सिविल कोर्ट्स को यहाँ पे कोई जुरिडिक्शन नहीं होता। जितने भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के मैटर्स है, सिविल कोर्ट्स हैव नो जुरिडिक्शन। मतलब आप किसी सिविल कोर्ट में जाकर ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी पिटिशन लेकर नहीं जा सकते। सेक्शन 180 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड 2016 सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को यहाँ पे बार कर देता है। लेकिन रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड स्पेशल लीव पिटिशन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ये भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। माना कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते लेकिन आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आप हाई कोर्ट जाओगे क्या लेकर? आप रिट पिटिशन वहां पे फाइल कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। मेंडेमस की रिट है, सर्शोरेराय है, हेबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है। ये 5 रिट्स है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 में आप हाई कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे एंड आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हो। 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट आप वहां पे जा सकते हो। हाई कोर्ट के पास कंपेरेटिवली ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। रिट के केस में ऐसा उल्टा होता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट जो है वो होता है स्पेशल लीव पिटिशन, जिसके बारे में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो पावर जो है ना वो हमेशा अनअफेक्टेड रहेंगी, क्योंकि इसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दे रखा है। तो आईबीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरराइड नहीं कर सकता। आईबीसी बाकी लॉज को ओवरराइड कर लेगा बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, नाउ अब अगर हम यहां पे बात करें इसकी एप्लीकेशन ऑफ द कोड की, ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें यहां पे, तो हियर वी विल लुक एट सेक्शन नंबर 2। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 देखते हैं इस एक्ट का, जिसमें कि इसकी एप्लीकेबिलिटी को बता रखा है कि ये एक्ट जो है ये कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। तो देखो लिखा हुआ क्या है, एक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, द करेक्ट वर्ड इज कोड, लेकिन हाँ सॉरी दिस इज स्लिप ऑफ टंग कि मैं बार बार मैं एक्ट बोल रहा हूँ एंड आई शुड कॉल इट कोड, राइट। So any company incorporated under the
कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ एनी अदर कंपनी गवर्नड। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है या कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है। फिर लिखा हुआ है बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अब इसको भी समझना है इसको। बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, स्पेशल एक्ट से बनने वाली कंपनीज। अब देखो इनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो ये एस्पेक्ट समझना कि स्पेशल एक्ट से कौन सी कंपनी बनती है। तो मैंने आपको कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स देकर बताया है। एक बात सिंपल सी याद रखना, वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनती है उसके ऊपर आईबीसी जो है वो एप्लीकेबल होता भी है और नहीं भी होता। कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता, ये सुनो। जब आईबीसी के प्रोविजन उस कंपनी के प्रोविजन से कंसिस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब आईबीसी एप्लीकेबल होता है। एंड व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में वो स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होता है, तब आईबीसी एप्लीकेबल नहीं होता। ये बात समझ में आ गई? तब आईबीसी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा व्हेन देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी। तो वो कंपनी कौन से एक्ट में बनी है? राइट, इंश्योरेंस एक्ट में बनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बनी है, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बनी है, तो उसके ऊपर आईबीसी एप्लीकेबल हो सकता है अगर आईबीसी के प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर लिखा हुआ है देखो, अगर कोई एलएलपी है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है आईबीसी। उसके बाद में अंडर एनी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ठीक है, और मैं बोल दूं एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे स्पेसिफाई कर दे तो ये बॉडी कॉर्पोरेट डिपेंड करेगी कौन से लॉ में बनी हुई है। उसके बाद में देखो पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया। तो पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेटर मतलब अगर एक कंपनी है, उस कंपनी ने लोन दिया है और उस लोन की गारंटी दे रहा है कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का फाउंडर या कंपनी का प्रमोटर। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस से लोन लिया और विजय माल्या ने अपनी कंपनी के लिए पर्सनल गारंटी दी थी, तो विजय माल्या की यहाँ पे क्या हो गई, पर्सनल गारंटी हो गई, तो उनके ऊपर ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा। यस, ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर अभी तो आपने बताया कि इंडिविजुअल के केस में डीआरटी में जाते हैं, उसके लिए अलग प्रोविजन है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा मैंने, अलग प्रोविजन है। लेकिन अगर कोई पर्सनल गारंटर है कॉर्पोरेट डेटर का, एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपनी कंपनी के लिए गारंटी देता है किसी बैंक को, तो वो बेसिकली पर्सनल गारंटर है और उसके ऊपर आईबीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल देन अदर देन पर्संस रेफर टू इन क्लॉज ई। तो क्लॉज ई में कौन से हैं, बेसिकली जो गारंटर्स थे जिनकी बात हमने यहाँ पे की थी, तो वो किस में कवर होते हैं? राइट, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फिर इसके लिए अलग से प्रोविजन है। बस डिफरेंस इतना रहेगा, इतना सा डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, वो देखना। दैट डिफरेंस इज कि कोड तो यही एप्लीकेबल होगा, सिर्फ डीआरटी में जाएंगे। पार्टनरशिप का केस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का केस है, वो डीआरटी में जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ नॉट एप्लीकेबल की मैं बात करूं, सो कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन्स शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। और साथ में अब देखो ये नाम देख लो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आरसिल एक एग्जांपल है, फिर नारसिल भी एक एग्जांपल है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड पेंशन फंड्स। तो ये वाला एस्पेक्ट यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, तो इनके ऊपर फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी को हमने देख लिया, नॉन एप्लीकेबिलिटी को यहाँ पे देखा है। लेकिन अब एक छोटा सा एस्पेक्ट और देखना, एक छोटा सा एस्पेक्ट ये है कि एनबीएफसी के केस में, एनबीएफसी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके ऊपर हम आईबीसी को अप्लाई नहीं करते।
लेकिन अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। आईबीसी इज एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, देखो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, सीआईएस, पेंशन फंड, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ये बात साथ में और देख लेना कि आईबीसी जो है वो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? आईबीसी इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी जिनकी एसेट कितनी हो, 500 करोड़ रुपीस और मोर हो, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो इनकी जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो नोटिफिकेशन आया था बेसिकली ये 18 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन आया था, बहुत पुराना नोटिफिकेशन है। और उसमें आरबीआई ने बेसिकली ये कहा था कि आरबीआई विल बी द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रेगुलेटर फॉर दिस पर्पस। आरबीआई इसके लिए क्या होगा? एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रेगुलेटर होगा। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2019 यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। 2019 यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी को भी यहाँ पे देख लिया। तो सेक्शन 1 यहाँ पे हमने कवर कर लिया और हमने सेक्शन 2 भी यहाँ पे देख लिया, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और अब जब सेक्शन 3 की हम बात करते हैं, सेक्शन 3 इज बेसिकली ऑल अबाउट, सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 3 यहाँ पे बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। तो कई ऐसी डेफिनेशंस हैं इसके पार्ट 1 में जो कि सेक्शन 3 में गिवन है। सेक्शन 3 में बोर्ड की डेफिनेशन, बेंच की, बायलॉज की, चार्ज की, चेयरपर्सन की, क्लेम की, कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट डेटर, राइट, क्रेडिटर, डेट, डिफॉल्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये सेक्शन 3 में गिवन है। अभी हम डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सीधे सेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सेक्शन 4 के बारे में, तो सेक्शन 4 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 2 ऑफ दिस कोड। और ये पार्ट 2 अब कहाँ से शुरू होगा? सो दिस पार्ट 2 विल स्टार्ट फ्रॉम, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था कि देखो इसका जो पार्ट 2 है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 4। ये सेक्शन नंबर 4 से अब इसका पार्ट 2 जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये एक चार्ट देखा था। तो इस सेक्शन 4 में बेसिकली अब कोविड टाइम में इसी में एक अमेंडमेंट आया था। ठीक है, वो क्या अमेंडमेंट था अभी उसके बारे में बात करते हैं। दिस पार्ट शैल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिफॉल्ट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज प्रोवाइडेड दैट the central government may by notification specify the minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 करोड़ रुपीस। कितना है? 1 करोड़ रुपीस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया था। तो 1 लाख रुपीस अब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे दैट अमाउंट वुड बी 1 करोड़ रुपीस। तो ये डिफॉल्ट जो है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 1 करोड़ रुपीस। कोविड टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। 2020 की ये अमेंडमेंट है, 2020 की ये अमेंडमेंट है। और उस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि हम 1 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 1 लाख रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट ले लिया तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि फिर एनसीएलटी में चली जाएंगी, जिनके अगेंस्ट में पिटिशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रीपे नहीं कर पाए थे। तो इसलिए सेक्शन 4 में ये पावर गिवन है। ये पावर किसको गिवन है? ये पावर यहाँ पे गिवन है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई कर सकती है मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू विच शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट ने इसको 1 करोड़ कर दिया। ठीक है, ऑल राइट, चलो। तो ये हमने किसको डिस्कस कर लिया? ये हमने यहाँ पे सेक्शन 4 के बारे में बात कर ली। और सेक्शन 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेक्शन 3 में अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे क्लेम की डेफिनेशन गिवन है और कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। तो कॉर्पोरेट पर्सन की यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसके ऊपर ध्यान देना।
क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्पोरेट पर्सन बेसिकली वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में एनसीएलटी गए हैं। तो जो सीआईआरपी जो यहाँ पे हो रहा है वो उसके खिलाफ ही गया है। ये वही कंपनी है जिसने कि रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, और रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है तभी तो एनसीएलटी में गए हैं। सो ए कंपनी एज कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। या फिर लिखा हुआ है ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विथ लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते, सिर्फ एनबीएफसी को शामिल करते हैं। और एनबीएफसी में भी 500 करोड़ का क्राइटेरिया है, तो वहां पे हम उसको तब शामिल करते हैं। अदरवाइज जितने भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनसीएलटी में जाकर अप्रोच कर सकते हैं, ये अपना पैसा रिकवर करवाने के लिए, सीआईआरपी के लिए एनसीएलटी के पास ये जा सकते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में नहीं जाया जा सकता। ये बात आपको समझ में आ गई? बट इनके अगेंस्ट में आप आईबीसी में नहीं जा सकते क्योंकि आईबीसी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, राइट? कॉर्पोरेट डेटर मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, एंड क्रेडिटर का मतलब क्या है? एनी पर्सन टू हुम ए डेट इज ओन एंड इंक्लूड ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ए डिक्री होल्डर। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सर डिक्री होल्डर क्या होता है, सो डिक्री होल्डर बेसिकली वो पर्सन है जिसके फेवर में कोर्ट ने डिक्री दे रखी है, उसे कहते हैं डिक्री होल्डर। आई बात आपको समझ में? मुझे एक कंपनी से कोई अमाउंट रिकवर करना है, मैंने सिविल सूट फाइल कर दिया, रिकवरी सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया, और फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट ने ये फैसला दिया मेरे फेवर में और ये कहा कि ठीक है मैं इतना अमाउंट जो है उस कंपनी से रिकवर कर सकता हूँ, सो आई एम ए डिक्री होल्डर। तो यहाँ पे मैं क्या बन जाऊंगा? मैं यहाँ पे डिक्री होल्डर बन जाऊंगा। आई बात समझ में? एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है डिक्री डेटर। डिक्री डेटर वो जिसके अगेंस्ट में डिक्री दी गई है, और डिक्री होल्डर वो जिसके फेवर में आया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन है किसमें? ऑल दीज डेफिनेशंस आर गिवन अंडर दिस सेक्शन नंबर 3 में ये सारी की सारी डेफिनेशंस है। और उसके बाद में डेफिनेशन किसमें गिवन है? फिर सेक्शन 5 जो है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन है। तो सेक्शन 5 में डेफिनेशन गिवन है जैसे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। तो क्या डेफिनेशन है यहाँ पे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? एनसीएलटी। फिर डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे बेस रेजोल्यूशन प्लान की, रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54A। इसके बारे में आगे बात करेंगे। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में किसको शामिल करते हैं? तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में हम कॉर्पोरेट डेटर को शामिल करते हैं, इंडिविजुअल को, पर्सन इन कंट्रोल, इन सबको हम शामिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट गारंटर, डिस्प्यूट, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट्स, ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं ये अब सेक्शन 5 में गिवन है। तो आप लोग बस इन डेफिनेशंस को एक बार गो थ्रू कर लेना। और एक ये वैल्यू डेफिनेशन है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है? इस डेफिनेशन को ज़रूर गो थ्रू करना क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये PIRP एंड CIRP इनमें क्या डिफरेंस होता है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है और CIRP क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब इस डेफिनेशन को भी देख लेंगे, समझ लेंगे। आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इन डेफिनेशंस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप इन डेफिनेशंस को तब देखो, इनको गो थ्रू तब करो जब आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर सेक्शन जब आप देख रहे हो, तो उस सेक्शन में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। तो आप वहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड देख रहे हो तो उसके बाद में आप इन सेक्शंस को देखो, आप सेक्शन 3 को देखो, सेक्शन 5 को देखो, वहाँ पे डेफिनेशंस को देखो, उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को, प्रोविजन को अच्छे से पढ़ो। ऑलराइट, ये बात आपको समझ में आ गई। इतना समझाने के बाद में मैं आपको अब एक छोटा सा एक प्रोसेस का आइडिया देता हूं। देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे बेसिकली मैंने एक चार्ट बनाया है पूरा IBC को समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, ठीक है? तो ये एक समरी है बेसिकली, प्लीज लुक एट दिस चार्ट। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले की चीज होती है क्या?
डिफॉल्ट, पेमेंट करना था, पेमेंट किया नहीं, डिफॉल्ट कर दिया। तो जब डिफॉल्ट कर दिया यहाँ पे डेटर ने, तो अब अल्टीमेटली एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, ये देखो एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सीडी। ठीक है, तो यहाँ पे सीडी मतलब कॉर्पोरेटर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट कब खुद एप्लीकेशन दे सकता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे एफसी, ओसी, सीडी, इन तीनों में से कोई भी जा सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर आप आसानी समझ चुके हो। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो है जिसने कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं, वो होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो ये तीनों में से कोई भी एनसीएलटी को अप्रोच करता है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है एडमिशन करना या रिजेक्शन करना एनसीएलटी की तरफ से। एनसीएलटी या तो उस पिटिशन को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। उसके बाद में होता है अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, और यू कैन से इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जिसको आप कंपनी लिक्विडेटर कहते हो, प्रोविजनल लिक्विडेटर कहते हो। तो वो जो प्रोविजनल लिक्विडेटर जो होता है ना, जिसको आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, वहां पे उसको हम वहां पे हम उसको बोलते हैं कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर, और यहां पे हम उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब उसका अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद में अगली से होती है डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। मॉरेटोरियम का मतलब ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। मॉरेटोरियम में इम्यूनिटी मिल जाती है उस कंपनी को जिसको पे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होता है और पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू सारे क्लेम्स जो हैं वो इन्वाइट किए जाते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है क्लेम्स का बाय आईआरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसा करता है। और फिर वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बेसिकली एक ऐसी कमिटी है जिसमें कि क्रेडिटर्स जो होते हैं उनकी ये एक कमेटी होती है। जैसे कि मैं बात करूं, अलग अलग बैंक्स ने एक कंपनी को लोन दे रखा था और बाद में कंपनी ने लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक्स कहाँ जाएंगे, बैंक्स जाएंगे एनसीएलटी में। जब वो एनसीएलटी में जाएंगे तो तब यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं उनकी एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर में हम ये देखते हैं कि किसका कितना कितना लोन बाकी है। तो मुझे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल में मैंने ये देखा कि कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर रहे हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, कि वो अपने डेट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, अपने डेट को बढ़ा चढ़ा कर कैसे दिखा रहे हैं? उन्होंने क्या किया, जब कंपनी को लोन दिया तो कंपनी से एफिडेविट्स ले लिए, कंपनी के डायरेक्टर से एफिडेविट ले लिए और बैक डेट के एग्रीमेंट्स बना लिए, और बैक डेट्स के एग्रीमेंट बनाकर उनमें बढ़ा चढ़ाकर क्लेम दिखा दिए। तो पास डेट में मतलब फेक क्लेम दिखा दिए। और पता है वो फेक क्लेम दिखाने से क्या होता है, अब वो बोलेंगे कि हम ज़्यादा पैसे मांगते हैं कंपनी से। राइट, मान लो ओरिजिनली उन्होंने किसी कंपनी को 100 करोड़ दिए, ऐसा सामने आया है, ऐसा देखा गया है, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैंने आर्टिकल्स पे पढ़ा है। अगर आप कहीं बोलोगे तो आई शेयर द लिंक्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने क्लेम को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। और क्लेम को बढ़ाने से पता उनको फायदा क्या होता है कि ये जो कमेटी बनती है ना, इस कमेटी में पावर जो मिलती है वो उसके अकॉर्डिंग मिलती है कि किसने ज़्यादा पैसा उस कंपनी को दिया है जिसकी इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल की गई है। तो इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद में क्या होगा, होल्डिंग मीटिंग होगी, होल्डिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी। उसके बाद में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर। देखो पहले जो इंटरिम बनता है, उसके बाद में पहले आईआरपी बनता है, फिर आरपी बनता है। उसके बाद में जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसका काम क्या होता है, उसका बेसिकली काम होता है कि वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो प्रिपेयर करता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करता है, रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट करता है, और रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट करने के बाद में उस रेजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दे देता है, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर जब उसको अप्रूव कर देती हैं तो उसके बाद में उसको एनसीएलटी में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक शॉर्टकट में पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश की है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या रेजोल्यूशन प्लान, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि क्यों ना अब उस कंपनी को, उस कंपनी की एसेट्स को, उस कंपनी के प्लांट्स को सेल कर दिया जाए। तो यहाँ पे दे इनवाइट ऑक्शंस इनवाइट करते हैं अलग अलग कंपनी से।
जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, अपफ्रंट कितना पैसा दे रहा है खरीदने वाला, वो सारी चीज़ें वर्कआउट करके एनसीएलटी से अप्रूवल लेकर कंपनी को सेल कर दिया जाता है और जो अमाउंट रिसीव होता है वो क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर उस कंपनी को सेल नहीं कर पाए तो फिर उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही होता रहा है आईबीसी में, मैक्सिमम प्रोसेस जो है उसी तरीके से काम करता है। ऑलराइट, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अब हम लोग पार्ट्स में देखेंगे, इसको डिटेल में, इसको पार्ट्स में एक एक स्टेप की डिटेल स्टडी करते हुए इसको हम आने वाले आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें देखेंगे। अभी इसके बारे में डिस्कशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आपको मेरी बुक में ये पूरा चार्ट देखने को मिले तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट एक बार समरी फॉर्म में बताया है। आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 7, 8, 9, 10, इन सबको आगे के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।